नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी विधायक शीतल पांडे को विरोध झेलना पड़ा है। सांसद कमलेश के बाद अब बीजेपी विधायक का विरोध किया गया। बाढ़ प्रभावित मझरिया पहुंचने पर भगाए गए हैं शीतल पांडे को ग्रामीणों ने गांव में एंट्री ही नहीं लेने दी। आपको बताते चले गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के मझरिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले एक बार फिर से बीजेपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा है। खजनी के मझरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बाढ़ प्रभावित मझरिया पहुंचने पर शीतल भगा दिए गए। गांव वालों ने शीतल को गांव में एंट्री नहीं लेनी दी। शीतल पांडे को गांव में घुसने भी नहीं दिया ग्रामीणों ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सुध नहीं लेते हैं जनप्रतिनिधि जो हैं। गोरखपुर के खजनी के मझरिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर शीतल को विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के विधायक हैं शीतल पांडे और उन्हें गांव वालों ने एंट्री नहीं लेने दी गांव में। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। आईएएस मयूर महेश्वरी से यूपीएफएससी के एमडी का चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। यूपी वित्त निगम के एमडी का चार्ज वापस लिया गया है महेश्वरी से। आपको बताते हैं यूपी सीडा सीईओ मयूर महेश्वरी से यूपीएफसी का चार्ज वापस लिया गया है। आईएएस विकास गोठवाल की स्टडी लीव मंजूर कर ली गई है। लीव जो है वो मंजूर कर ली गई है और इसी के साथ साथ चार्ज भी उनसे यूपीएफसी का वापस ले लिया गया। औद्योगिक विकास के सचिव हैं विकास गोठवाल। सरकार ने छुट्टी जो है उनकी वो मंजूर कर ली। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। औद्योगिक विकास के सचिव हैं विकास गोठवाल और आपको जानकारी के लिए आपको बताते चलिए छुट्टी मंजूर करते हुए चार्ज वापस ले लिया गया है। सरकार ने छुट्टी जो है वो मंजूर कर ली। देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। आपको बताते चले भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति मोरया की पूजा धूमधाम से की जाती है, लेकिन इस बार मुंबई के पंडालों में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही जुलूस निकालने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के चलते गणेशोत्सव के दौरान लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य के गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि पंडाल से केवल ऑनलाइन दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले गृह विभाग ने एक परिपत्र में कहा था कि उत्सव के दौरान सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नए परिपत्र में कहा गया कि दोनों लोगों को गणेश पंडालों में जाने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने आज से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत सार्वजनिक पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसके अलावा समारोह के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेनी ही होंगी। दूसरी खुराक लिए हुए 15 दिन से अधिक समय होना चाहिए और कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि और महामारी की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर बीएमसी ने सार्वजनिक गणपति पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। नागरिकों से त्योहार सादगी से मनाने की अपील की गई। बीएमसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं को सार्वजनिक पंडालों में दर्शन करने से मना किया गया। तो 10 दिनों तक देश भर में मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत
शुक्रवार से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से। मुंबई समेत कई शहरों में त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आदि नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि कोविड-19 के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाएं, सभी को सुख एवं शांति प्रदान करें। आइए हम सब कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए यह त्योहार मनाएं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। गणपति बप्पा मोरया। आपको बता चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारे देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सभी प्रदेशवासियों को, श्रद्धालुओं को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्ध विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री गणेश। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी। आपको बता दें, मुंबई में 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होकर गणेश चतुर्थी को त्योहार मनाने पर पाबंदी है, रोक है। पुलिस के अनुसार मुंबई में सभी प्रमुख गणेश पंडाल वर्चुअल तरीके से भी पूजा पाठ कर प्रसारण कर सकेंगे। रामपुर से सपा के लोकसभा सांसद आजम खान को तगड़ा झटका लग चुका है। आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया। आजम खान की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने के लिए रामपुर जिला प्रशासन की टीम गुरुवार को ही पहुंच गई थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। सदर तहसीलदार प्रमोद कुमार ने बताया है कि उच्च न्यायालय ने आजम खान की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद हम जमीन पर कब्जा करने आए हैं। गौरतलब है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को साल 2005 में कुछ शर्तों पर इस विश्वविद्यालय का निर्माण करने के लिए जमीन दी गई थी। इन शर्तों का पालन नहीं करने के लिए राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। आजम खान ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आजम खान की इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान इस ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य। तो हरियाणा के करनाल में पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया। किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। इस बीच किसानों ने सियासी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति भी शुरू कर दी है। आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई ताकि पंजाब चुनाव का ऐलान होने तक उन पर प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। गुरुवार से मिनी सचिवालय के बाहर किसानों की तादाद बढ़ रही है। रात में भी किसानों की संख्या में कमी नहीं आ रही। उनकी सेवा में एसजीपीसी सेवादार भी जुट गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वो डटे रहेंगे। करनाल में जमे किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार का कहना है कि जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जांच किसानों की भूमिका की भी होगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली और करनाल के बाद अब पंजाब की सियासी जमीन पर हलचल पैदा करने की तैयारी शुरू कर दी। राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की नई रणनीति तैयार की है और आज इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने एक अहम बैठक बुलाई। 32 किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक का मकसद पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार न करने का दबाव डालना। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे चुनाव की घोषणा होने तक राजनीतिक रैलियां न करें, क्योंकि इससे किसान संघर्ष को नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपनी मां को सिर में गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। आरोपी को पकड़ने लिए आपको बता चलिए दिल्ली पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जो है वो खंगाल ली थी, जांची थी। 400 लोगों से पूछताछ की गई। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। पकड़ में आए आरोपी का नाम संदीप बताया जा रहा है। 1 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे के आसपास बाहरी दिल्ली के मुंडका थाने में पुलिस को खबर मिली कि एक महिला के सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची तो पता लगा कि महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को चश्मदीदों के जरिए पता लगा कि घायल महिला का नाम
रोशनी है और रोशनी के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे संदीप ने गोली चलाई। पुलिस के मौके पर घर में बिखरा हुआ खून मिला और खाली कारतूस भी मिले। वारदात के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान 6 सितंबर की रात घायल महिला रोशनी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले में करीब 400 लोगों से संदीप के बारे में पूछताछ की। उसके छिपे होने की संभावना के आधार पर 100 जगहों पर छापेमारी की गई और 150 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज की जांच की गई। तब कहीं जाकर 8 दिन बाद पुलिस ने मुंडका इलाके से आरोपी संदीप को धर दबोचा और उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको बताते चलें, बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा ओवैसी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी केस दर्ज है। आपको ये भी बता दें कि यूपी के दौरे पर आए ओवैसी गुरुवार को बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, बाराबंकी में राम सनेही घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक एसडीएम द्वारा यह गुस्ताखी इसलिए की गई कि उसे अजान अच्छी नहीं लगती थी। यह खेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया। बीच में बीजेपी में बदलाव होना था, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटना था, तो उस बाबा ने एसडीएम को आगे कर मस्जिद को शहीद करवाकर सरगर्मियां तेज कर दी। एसडीएम पर कार्रवाई करने के बजाय आपको बताते चले सीडीओ बना दिया गया। यह कहना ओवैसी का। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की योगी और मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर करने का काम कर रही। पीएम मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौतों का वीडियो बनाकर वायरल कर हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा। ओवैसी ने इस दौरान सपा और बसपा को आड़े हाथों भी लिया। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक की बात ही नहीं की। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ले लिया पर उनकी कभी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं को चुनाव की तैयारियों में लगाया जा रहा है। चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल लखनऊ आ पहुंचे। नड्डा कल बीजेपी के बूथ विजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चुनाव को लेकर 13 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप भी आयोजित किया जाएगा। इस वर्कशॉप में राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि कल यानी 11 सितंबर को जेपी नड्डा बूथ विजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। नड्डा प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे और वहीं अन्य शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। बीजेपी का बूथ विजन अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। इसके अलावा पहले चरण में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के लिए भी अभियान चलेगा। दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान, मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिला जाएगा। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। टीएमसी प्रमुख और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज लगभग 12:30 बजे के आसपास अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगी। ममता भवानीपुर से आपको बताते चले 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी है। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उपचुनाव जीतना ही होगा। 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे से ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उनके लिए सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं भवानीपुर के विधायक रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय अब खरदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने ममता के चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। भवानीपुर से ममता बनर्जी 2 बार पहले भी जीत चुकी हैं। भवानीपुर के अलावा 30 सितंबर को शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नामांकन से पहले और बाद के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रचार के लिए बाहरी स्थानों पर 50% लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम 20 स्टार प्रचारक और इसके साथ साथ मतदान खत्म होने से पहले 72 घंटे के दौरान प्रचार प्रसार पर पाबंदी रहेगी।
जहां उपचुनाव होना है, उन राज्यों से मिली सूचना के आधार पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने कोविड-19 की स्थिति, बाढ़ एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया। तो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर पिछले साल हुए प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दे दी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया ने बताया कि जांच रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंप दिया गया और अगले कुछ दिनों में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AI1334 ने दुबई से कोझिकोड के लिए उड़ान भरी थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ये फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। इसमें दोनों पायलट समेत 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 165 यात्री घायल हुए। इस हादसे के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिफारिशें भी मांगी गई थी। ऐसी रिपोर्ट के बारे में सिंधिया ने बात की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई उन्हें लागू करना होगा। मंत्रालय में ने एक टीम को इन सिफारिशों को लागू करने का काम सौंपा जाएगा। AAIB की रिपोर्ट 2 बार डिले हो चुकी है। हादसे के बाद से कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का ऑपरेशन बंद है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही क्लियरेंस मिलने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है।